Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 3, The Industrial Revolution. बेटा मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस चैप्टर के पार्ट 1 को देख लिया होगा. नहीं देखा है तो देख लें. स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 2 को नेक्स्ट टॉपिक से. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक तो सब कुछ पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से. ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. हो सकता है आपके टीचर्स एग्जाम्स में इसे पूछ लें. क्या है क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, जापान में, कोरिया में, फ्रांस में, जर्मनी में या इंडिया में क्यों नहीं हुआ. तो बेटा वो कंडीशंस जो रिक्वायर्ड थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए वो सबसे पहले कहाँ पर बनी, ब्रिटेन में बनी. इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पर हुआ, सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ. अब वो जितनी भी कंडीशंस थी जो ब्रिटेन में अवेलेबल थी वो हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन थी कि भाई इंडस्ट्रीज़ के लिए कोल और आयरन की रिक्वायरमेंट है जो भर भर के भरा हुआ था. कहाँ पर, ब्रिटेन में. फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जो ब्रिटेन था वहाँ पर अच्छे खासे डिपॉजिट थे आयरन के और कोल के. ब्रिटेन के पास नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे आयरन, कोल, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए. बेटा मशीन्स किससे बनेंगी, आयरन से बनेगी, है ना. उस टाइम में हीट प्रोड्यूस करने का एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट था वो कोल था. तो कोल भी भर भर के भरा था ब्रिटेन में, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल था कोल, है ना. और आयरन के डिपॉजिट्स भी थे. तो पहली कंडीशन अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन. सेकेंड पॉपुलेशन ग्रोथ. बेटा एक टाइम ऐसा आया जब जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी. अब जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी इट मीन्स हमारे पास ज़्यादा लेबर अवेलेबल होगी. किस काम के लिए, फैक्ट्री में वर्कर्स की तरह काम करने के लिए. फैक्ट्रीज़ में ब्लू कॉलर वर्कर्स भी होते हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स भी होते हैं. तो मतलब कहीं ना कहीं हमें इंसान तो चाहिए ना फैक्ट्री में काम कराने के लिए, भले ही वो बैठ के हिसाब किताब करे या बोरियां यहाँ से वहाँ उठाए. तो इंग्लैंड में हमने देखा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण हमें अच्छी खासी क्वांटिटी में क्या मिल गए, लेबर मिल गए जो फैक्ट्री को संभालेंगे, फैक्ट्री को रन करेंगे. तो पहली जो कंडीशन थी वो गुड डिपॉजिट्स ऑफ आयरन एंड कोल थी. दूसरा था इंक्रीज इन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ. थर्ड है गुड रोड्स एंड रिवर्स. बेटा ब्रिटेन में जो रोड नेटवर्क था बहुत बढ़िया था. ठीक है, ब्रिटेन हैड वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रिवर्स. रिवर्स का नेटवर्क भी बढ़िया है, रोड्स का नेटवर्क भी बढ़िया है. इट मीन्स आपको रॉ मटेरियल लाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और फिनिश्ड गुड को भेजने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी. बेटा देखो फैक्ट्री अगर मैंने इस पॉइंट पे लगाई है तो सारा रॉ मटेरियल यहीं अवेलेबल थोड़ी ना हो जाएगा. मुझे कुछ रॉ मटेरियल यहाँ से लाना पड़ेगा, कुछ यहाँ से लाना पड़ेगा, कुछ यहाँ से लाना पड़ेगा. तो रॉ मटेरियल लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. कहाँ पर, ब्रिटेन में. दूसरा सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत अच्छा नहीं था बेटा, रिवर्स भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी. हम रिवर्स के थ्रू भी अपने रॉ मटेरियल को ला पा रहे थे फैक्ट्री से और जब ये फैक्ट्री इस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दे रही थी तो हम इसे दुनिया भर में भेज दे रहे थे. अच्छा अभी दुनिया की बात नहीं करें तो हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि इंग्लैंड में डिफरेंट पार्ट तक, ब्रिटेन के डिफरेंट पार्ट तक ये गुड पहुंच रहा था. ठीक है, चलो. फर्स्ट गुड डिपॉजिट्स ऑफ आयरन एंड कोल, सेकेंड पॉपुलेशन ग्रोथ, थर्ड गुड रोड्स एंड रिवर्स. फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है साइंटिफिक रिवोल्यूशन. नए नए आइडियाज़ आए, लोगों ने नई नई मशीन्स बनाना चालू कर दिया, नए प्रोडक्ट्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, किस तरीके से प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ाई जाए, ये सब सोचने समझने की शक्ति वहाँ के लोगों में आ गई थी. कहाँ के, ब्रिटेन की. साइंटिफिक टेम्परामेंट था. तो बेटा जब साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ तो नए आइडियाज़ आए, है ना, और नई मशीन्स बनी, नए प्रोडक्ट की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई. क्योंकि जो चीज़ हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है हम चाहते हैं कि वो हमारे घर में आ जाए. तो जब फैक्ट्री से रॉ मटेरियल कन्वर्ट हुआ, फिनिश्ड गुड बना और हमने देखा इसकी यूटिलिटी तो ज़्यादा है तो हमने उसे बाय करना भी स्टार्ट कर दिया. चलो तो आप इतना नहीं लिखेंगे, आप साइंटिफिक रेवोल्यूशन में क्या लिखेंगे सर कि भाई नए आइडियाज़ आए और नई नई मशीन्स बनने लगी. नेक्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन. ये भी पहली बार इंग्लैंड में ही हुआ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो इंग्लैंड में हुआ ही हुआ, एग्रीकल्चर
रेवोल्यूशन भी कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? फूड प्रोडक्शन बढ़ जाना, ठीक है। जो भी आप अपने खेतों में लगा रहे हैं उसके प्रोडक्शन का मल्टीफोल्ड हो जाना, मिनी फोल्ड हो जाना, ये क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अब आपने हो सकता है फाइबर क्रॉप लगाई हो, कॉटन या जूट, या हो सकता है आपने फूड क्रॉप लगाई हो, राइस और व्हीट। प्रोडक्शन बम्पर हो रहा है। जब बम्पर प्रोडक्शन होता है तो आपके पास सरप्लस में अच्छी खासी क्वांटिटी में कुछ गुड बच जाता है ना। तो आप सब तक उस फूड को पहुंचाने की कैपेसिटी रखते हैं जब भी क्या होता है? सरप्लस प्रोडक्शन। तो बेटा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी पहली बार कहाँ पर ही हुआ? इंग्लैंड में ही हुआ। और इसकी वजह से हमने देखा कि फूड जो था वो अवेलेबल था वहाँ की पॉपुलेशन के लिए, मतलब खाने की चिंता तो अब खत्म हो गई थी। तो क्या पांचों रीजन लिख देंगे आप अपने एग्जाम में? फर्स्ट, गुड डिपॉजिट्स ऑफ कोल एंड आयरन। सेकंड, पॉपुलेशन ग्रोथ। थर्ड, गुड रिवर्स एंड रोड। साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। हेडिंग तो बिल्कुल याद रखना बेटा ना। बेटा अब हम देखेंगे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में हुआ वो पूरी दुनिया में कैसे फैला। स्प्रेड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चलो, तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो शुरू तो कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ। अभी हमने देख लिया क्यों हुआ, है ना। धीरे धीरे करके ये दूसरी कंट्रीज में भी फैला। कहाँ कहाँ? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, जापान। जर्मनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, कोल के भी, आयरन के भी, पर वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपांशन नहीं हो पाया। कब तक? 1870 तक। Until after its national unity was achieved in 1870, ठीक है बेटा। देखो, सब कुछ होने के बाद भी जर्मनी में जो इंटरनल प्रॉब्लम थी जब तक वो शॉर्ट आउट नहीं हुई वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ। पर बेटा एक कंट्री ऐसी थी जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही हुआ उसने पूरे यूरोपियन एफर्ट्स को पीछे छोड़ दिया। कहाँ? इंग्लैंड, कहाँ जर्मनी, कहाँ फ्रांस, सब पीछे। एकमात्र कंट्री जो आगे गई वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे ही राइज होता है यूएसए में इंडस्ट्रियल पावर का 19th और 20th सेंचुरी में, ये यूरोपियन एफर्ट्स को पीछे छोड़ देता है, आउटस्ट्रिप्ड। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज बंद ही हो गई इंग्लैंड में, जर्मनी में, है ना, या फ्रांस में, पर इन सबसे ज़्यादा आगे गया कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जापान एशिया की पहली कंट्री बना जो इंडस्ट्रियलाइज्ड होती है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया, किस कॉन्टिनेंट में सबसे पहले आया, तो कंट्री का नाम था इंग्लैंड, कॉन्टिनेंट का नाम था यूरोप। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्प्रेड हो ही रहा था, पर हमने देखा नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऐसे बेंचमार्क इस्टेब्लिश किए कि यूरोपियन एफर्ट्स पीछे रह गए। यूएसए टॉप मोस्ट कंट्री बन गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, है ना। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वहाँ होने लगा। फिर अगर आप एशिया की तरफ आते हैं तो एशिया में वो कौन सी कंट्री थी जो पहले इंडस्ट्रियलाइज होती है? सबसे पहले तो वो थी जापान। ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में बहुत स्लोली स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर फिर भी ये अपनी स्पीड को पिकअप कर ही लेता है 20th सेंचुरी में। मतलब अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें तो रशिया बहुत पीछे छूट जाता है एक टाइम तक, पर एक टाइम के बाद वो बहुत आगे भी बढ़ जाता है। रशिया वॉज वेरी स्लो टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बट पिक्ड अप स्पीड इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में रशिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्पीड आ ही जाती है। चलिए आगे बेटा। आगे जब भी आप पीडीएफ भेजें तो प्रॉपर भेजें। ये वाला पार्ट एक बार देख लें कि पेज में प्रॉपर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स को, है ना। क्या अच्छा हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद? तो फैक्ट्रीज जो थी वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लगी। मार्केट में फ्लड आ गई। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ आना। बाढ़ कब बोलते हैं? जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाए, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की बाढ़ आ गई। चारों तरफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल था, ठीक है। मतलब मार्केट में अच्छी खासी क्वालिटी में, अच्छी खासी क्वांटिटी में गुड्स अवेलेबल थे। प्राइस भी कम हो गई। बेटा देखो, जिस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी प्राइजेस हम देखते हैं कम हो जाती है। तो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही थी गुड क्वालिटी गुड, और वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में।
मतलब मार्केट में फ्लडी आ गई थी प्रोडक्ट की। इसकी वजह से देखा हमने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन को ये कैटर कर रहे थे। बहुत सारे मैंने बोला इसलिए क्योंकि अब सिर्फ आपके पास सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट ही अवेलेबल नहीं है, जो भी आपकी डेली नीड है वो सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि जो दाम था, मूल्य था, प्राइस था, वो भी बहुत तेज़ी से कम होने लग गया। जो लोगों का जीवन था वो बेटर होने लगा, है ना। अब वो कंफर्टेबल हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर पा रहे थे। तो जो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो था प्रोडक्ट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ गए। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ी, क्वांटिटी भी बढ़ी। लोग अच्छे खासे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने लग गए थे, कंफर्टेबल लाइफ जीने लग गए थे, है ना। और जो प्रोडक्ट थे उनकी प्राइजेस भी कम हो रही थी। कंफर्टेबल, स्ट्रॉन्ग, चीपर हाउसेस वर बिल्ट एवरी डे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, बहुत कंफर्टेबल, मजबूत, सस्ते घर बनने लग गए थे, ठीक है। जो टाउन से सिटीज़ थी वो चारों तरफ बढ़ रही थी। लोग गांव से शहरों में आकर रहना स्टार्ट कर रहे थे। और बेटा आज तक ये माइग्रेशन प्रोमिनेंट है। कौन सा माइग्रेशन? रूरल टू अर्बन एरिया। क्यों आते हैं गांव के लोग शहरों में? फॉर बेटर एजुकेशन, हेल्थ, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे अवेलेबल होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा अच्छा होता है ना। अम्यूज़मेंट के मीन्स अवेलेबल होते हैं, थिएटर अवेलेबल है, सिनेमा हॉल अवेलेबल हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं, अच्छा एजुकेशन है, अच्छा हाउसिंग है, अच्छी हेल्थ है। एच फॉर हाउसिंग एंड हेल्थ दोनों के लिए, ठीक है। स्कूल्स अच्छे अवेलेबल है, मतलब एजुकेशन अच्छा है, इसलिए लोग गाँव से शहर की तरफ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? एक शब्द में कहें तो बेटर लाइफ के लिए। ट्रांसपोर्टेशन एनॉर्मसली चेंज होने लगा, ड्रास्टिक चेंजेस आ गए ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी। अब आपके पास चीपर, फास्टर और कंफर्टेबल ट्रेवल के मीन्स अवेलेबल थे, है ना। पहले ट्रैवलिंग कंफर्टेबल नहीं होती थी, अब ट्रैवलिंग कंफर्टेबल है। पहले बहुत टाइम लगता था फार एंड वाइड जाने में, अब वो टाइम भी कम हो गया है। और बेटा हम लोग तो कंफर्टेबली यहाँ से वहाँ जा ही रहे थे, अब हमारा गुड भी फार एंड वाइड मूव कर रहा था। जो प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था वो यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है। मतलब इस एंटरप्रेन्योर के लिए अलग अलग जगह अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं। चलो, गुड ट्रांसपोर्ट ओपनड अप न्यू एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। फिर बेटा धीरे धीरे करके डिवीजन ऑफ लेबर होने लगा, लोग स्पेशलाइज्ड वर्क करना सीख गए। बेटा जब आप एक ही काम को बार 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 करते हो तो उसमें कुशल हो जाते हो, एफिशिएंट हो जाते हो। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। भाई रोज़ मैं यही काम करूँगी, सेकेंड पर्सन ये करेगा, थर्ड पर्सन ये करेगा, तो हमें उस काम में महारत हासिल हो जाती है ना, कुछ ऐसा होता है डिवीजन ऑफ लेबर में। तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, लोगों ने स्पेशलाइज्ड काम करना सीख लिया, ठीक है, और एफिशिएंट वे में काम करने लग गए। जो नए इन्वेंशंस थे उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल, इजी बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास लेजर टाइम अवेलेबल था। वो काम जो अब हम 4 घंटे पहले कोई काम हम 4 घंटे में अगर करते थे तो वही काम अब 2 घंटे में हो जा रहा है। तो हमारे पास 2 घंटे सरप्लस में बच जा रहे हैं। इन 2 घंटों में आप आराम कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, है ना, अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो जब नए इन्वेंशंस हुए तो लाइफ ईजी हो गई। हमारे पास लेजर टाइम अवेलेबल था जिससे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकाल सकते थे। आर्ट, लिटरेचर, है ना, जो हमें लगता है, जो भी हमारी हॉबी होगी, जो भी हमारा पैशन होगा उसके ऊपर काम कर सकते थे। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट लिखने हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के? फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट आप लिखेंगे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, दूसरा लिखेंगे कंफर्टेबल, स्ट्रॉन्ग, चीपर हाउसेस, थर्ड लिखेंगे इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन मेथड, फोर्थ लिखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, फिफ्थ लिखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ लेजर टाइम। और अपने हिसाब से जैसे लिखना हो।
नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे भाई? पॉजिटिव तो हमने देखा, गुड क्वालिटी गुड क्वांटिटी में गुड प्रोड्यूस होने लगा, घर ड्यूरेबल बनने लग गए, है ना, लोग शहरों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, शहरों में घर अच्छे बनने लग गए, गांव में भी बनने लग गए थे। खैर, नए इन्वेंशन हो रहे हैं जिससे टाइम हमारे पास ज़्यादा बच जा रहा है, हम लेजर एक्टिविटी कर रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं वो देखते हैं बेटा। जो फैक्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, डेंजरस थी, है ना, वर्कर्स को बहुत लंबे टाइम तक काम करना पड़ता था, बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो बीमार हो जाते थे बैड वर्किंग कंडीशंस के लिए, बहुत सारे एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाते थे। बेटा आज हम मशीन्स को देखते हैं प्रॉपरली पैक आती हैं, है ना, एक प्लास्टिक कवर उनके ऊपर होता है, पर पहले ऐसे नहीं होता था बेटा। पहले मशीन्स खाली होती थी, है ना, खाली का मतलब ये होता है कि मतलब उसके ऊपर कोई कवर नहीं है। अब कवर नहीं है तो अगर आप इस मशीन के ऊपर गिरेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ लुढ़क के गिर जाएंगे, यहाँ गिर जाएंगे। पहले तो ऐसा होता था इस मशीन में आपको भरता बन जाना है, आपको जिंदा वापस नहीं आना है। पहले मतलब जब हम भी छोटे थे ना तो जो थ्रेशर आती थी वो ओपन आती थी, तो कितनी बार हम देखते थे कि जो गांव में किसान लोग होते थे उनका हाथ आ जाता था थ्रेशर में। पर अब थ्रेशर वैसी नहीं आती, अब तो क्लोज्ड आती हैं, है ना। तो अब वो वाली गलतियाँ होने के चांसेस कम है। तो बेटा पहले फैक्ट्रीज बहुत गंदी होती थी, बहुत डेंजर होती थी, बहुत लंबे टाइम तक लोग हमारे वर्कर्स को काम करना पड़ता था, बीमार हो जाते थे बैड वर्किंग कंडीशन की वजह से, एक्सीडेंट बहुत फ्रिक्वेंटली होते थे, लगभग 16-16 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था, और 6 डेज़ इन अ वीक। तो हमारे इंडिया में तो आज भी 6 डेज़ इन अ वीक ही चलता है, हफ्ते में 6 दिन हम काम करते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता था कि 16 घंटे लोगों को काम करना पड़ रहा है, 6 दिन काम करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर आप इस काम के लिए मना करोगे ना कि नहीं नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं 16 घंटे काम नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे जाओ तुम भागो यहाँ से, निकलो, हम बी को काम दे देंगे, बी नहीं तो सी को काम दे देंगे, क्योंकि काम करने वाले लोग ज़्यादा अवेलेबल थे और काम कम। ये जो कंट्री थी वो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही थी कि जितनी ज़्यादा फैक्ट्री बढ़ती जा रही थी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, लेबर की रिक्वायरमेंट जितनी होती थी उससे कई ज़्यादा लेबर काम करने को अवेलेबल होते थे। तो यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट थे वो एक्सप्लॉइट कर पा रहे थे लेबर को। कोई लेबर अगर 8 घंटे 10 घंटे काम करने की डिमांड करता तो हम बोलते तुम जाओ भैया हम दूसरे से करवा लेंगे। जो कंडीशन थी फैक्ट्रीज़ के अंदर वो भी बहुत ख़राब थी। बेटा दूसरा ये भी हुआ कि शहरों में जब आप रहने लगे तो हाउसिंग अफोर्ड कर पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो गया, बीइंग अ लेबर क्लास। तो घर की औरतें भी काम करने निकली, घर के बच्चे काम करने भी निकले, और जो औरतें और बच्चे थे काम तो उनसे भी 16 घंटे काम कराया जाता था, पर उन्हें पे कम किया जाता था। जो फैक्ट्रीज थी वो औरतों को बच्चों को काम तो दे देती थी बेटा, पर उन्हें मेल वर्कर्स से कम पे करती थी, है ना, उनका पे उतना नहीं होता था जितना एक मेल वर्कर को मिलता था। बहुत सारे जो लोग थे वो गांव से सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, सिटीज़ ओवर क्राउडेड होती जा रही हैं, अच्छी जगह रहने के लिए बच ही नहीं पा रही है ना। तो ये लोग स्लम्स बना ले रहे हैं। स्लम्स बोले तो झुग्गी झोपड़ी बहुत कॉमन हो गई थी। आप गांव से जब शहर आओगे तो बेटा अपने साथ घर तो नहीं ला सकते, उतना पैसा आपके पास नहीं होता है, तो आप झुग्गी झोपड़ियाँ बनाने लग गए रहने के लिए। मतलब बहुत अच्छी जगह शहरों में रहने के लिए आपके पास अवेलेबल नहीं थी। दे डिड नॉट हैव प्रॉपर हाउसिंग, उनके पास प्रॉपर हाउसिंग नहीं थी, है ना। तो ऐसी जगह में रहते थे जहाँ पर, मैं इस लाइन को कैसे कंप्लीट करूँ बेटा, दे डिड नॉट हैव प्रॉपर हाउसिंग एंड वर वेरी डर्टी। चलो, डिसीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी उस टाइम में। कुछ डिसीज़ तो सच में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, और जिसमें ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो बेटा ये एक बार अगर आपको हो गई तो इसके लिए उस टाइम तक हमारे पास ऐसे मेडिसिन अवेलेबल नहीं थे कि इसको क्योर किया जा सके। तो एक बार हो गई तो आपको पूरा जीवन इसके साथ ही रहना पड़ेगा, और ये कम्युनिकेबल भी थी। डिसीज़ जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, स्कारलेट फीवर, ये बहुत ज़्यादा था इन एरियाज़ में, स्लम्स में, क्योंकि स्लम्स डेंसली पॉपुलेटेड होते थे, गंदगी बहुत ज़्यादा थी, और जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ थी वो तो पूरे पूरे स्लम एरिया में फैल जाती थी। जो फैक्ट्रीज थी बेटा वो टॉक्सिक वेस्ट को प्रोड्यूस करती थी, और आज तक यही चला आ रहा है। यही टॉक्सिक वेस्ट आप रिवर्स में, ज़मीन के ऊपर, हवा में, सबको मतलब गंदा कर ही दिया है। वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, लैंड पोल्यूशन भी हो रहा है। पानी में बहा दिया तो पानी ख़राब हो जाएगा, ज़मीन के ऊपर रख दिया तो ज़मीन ख़राब हो रही है, हवा में अगर धुआं वगैरह निकाल दिया तो हवा ख़राब हो रही है। तो फैक्ट्री टॉक्सिक वेस्ट को भी प्रोड्यूस कर रही थी, अदर पोल्यूटेंट्स को भी प्रोड्यूस कर रही थी।
जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को और वाइडन कर दिया। रिच दिन पे दिन रिच होते गए, पुअर और ज़्यादा पुअर होते गए। वेल्दी प्रॉस्पर कर रहे थे, जबकि जो अनएजुकेटेड लेस स्किल्ड थे वो इकोनॉमिक हायरार्की के बॉटम में पड़े रह गए। मतलब जिसके पास एजुकेशन था, पैसा था, वो तो आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, पर जो अनएजुकेटेड थे, अनस्किल्ड थे, वो इकोनॉमिक हायरार्की के बिल्कुल बॉटम में ही रह पा रहे थे। बेटा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने हमारे फ्यूचर वर्ल्ड को शेप किया। इसने कैसे प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई, और इसने इरिवर्सिबली चेंज किया हमारे जीवन जीने के तरीके को। टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? एम्पायर बिल्डिंग, साम्राज्यवाद, है ना। जब इंग्लैंड को एक टाइम के बाद लगने लगा कि मेरे यहाँ अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, मैं फैक्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल देता हूँ, फैक्ट्रीज़ मुझे फिनिश्ड गुड देती है, रॉ मटेरियल मेरे पास जितना अवेलेबल है मैं उसको तो कन्वर्ट कर ही दूँगा, अब और रॉ मटेरियल मैं कहाँ से लाऊँ? तो इसके लिए इंग्लैंड ने दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। जब एक बड़ी कंट्री या एक ज़्यादा समझदार कंट्री या इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री किसी छोटी, किसी पुअर, किसी वीक कंट्री के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर ले, इसी क्या कहते हैं? इम्पीरियलिज्म। इंग्लैंड ने मतलब ब्रिटेन ने कंट्रोल किया इंडिया को, साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो खैर बना ही नहीं था, पर अमेरिका के कुछ पार्ट को किसने कंट्रोल करना चालू कर दिया? इंग्लैंड ने। बेटा यूएसए बहुत बाद में बना, उसके पहले वो जो एरिया था जिसे आप नॉर्थ अमेरिका बोलते हो, उसके बहुत बड़े पार्ट पे कंट्रोल किसका था? इंग्लैंड का, है ना। इंग्लैंड अपने रूल्स रेगुलेशन ही चलाता था उस एरिया पे। फिर इंग्लैंड को इन्होंने हरा कर बनाया था क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जितनी भी टेरिटरीज थी उन लोगों ने अपने आप को इकट्ठा किया, यूएसए बनाया। चलो, तो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये भी देखा कि इंपीरियलिज्म की ग्रोथ हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंपीरियलिज्म एक साथ चलने वाली चीज़ें थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बढ़ती गई, वैसे वैसे इंपीरियलिज्म भी बढ़ता गया। ठीक है, जो वीक कंट्री थी उसका फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कंट्रोल ले लिया एक पावरफुल कंट्री ने। जब एक पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री, किसी छोटी कंट्री को अपने कंट्रोल में कर ले, उसकी इकोनॉमी को भी कंट्रोल करे, उसकी पॉलिटी को भी कंट्रोल करे, तो इसी को क्या कहते हैं? इंपीरियलिज्म। कॉजेज़, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसमें हमने देखा प्रोडक्शन हो रहा था गुड्स का फैक्ट्रीज़ में बहुत बड़े स्केल पे। जो फैक्ट्रीज़ थी उन्हें बहुत बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल भी चाहिए था, रॉ मटेरियल ही तो कन्वर्ट होगा फिनिश्ड गुड में। तो जितने मैसिव लेवल पे फैक्ट्रीज़ लगाई जा रही थी वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही थी फिनिश्ड गुड में, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही थी। बेटा वहीं दूसरी तरफ आप इतना फिनिश्ड गुड्स बना लोगे तो उससे भी तो कहीं ना कहीं आपको सेल करना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा, है ना, तभी तो आपके पास आपका पैसा वापस आएगा। तो वो रॉ मटेरियल चाहिए, इसके लिए भी कोई प्लेस तो ऐसी चाहिए जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिल जाए। फिर हमने जो फिनिश्ड गुड बनाया है इसे भी तो बेचना है, इसे कहाँ बेचेंगे? तो दूसरी तरफ हमें नीड थी चीप मार्केट की, वेयर प्रोड्यूस गुड कुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट। हम हमारे बनाए हुए फिनिश्ड गुड को या प्रोड्यूस्ड गुड को कहीं ना कहीं बेचें और बेच करके क्या कमाएं? प्रॉफिट। तो जो वॉयजेस थे डिस्कवरीज़ के लिए वो होने लगे। यूरोप दूर दूर तक पहुंचा, उस पार्ट तक भी पहुंचा जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड था। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, मतलब आप इनकी एक अलग ही टेंशन हो गई यूरोप वालों की। इतना गुड हमने बना लिया, इसका क्या करें? इसको बेचना तो पड़ेगा ना, कहाँ बेचें? चलो नई नई डिस्कवरीज करते हैं, ऐसी ऐसी जगहों को ढूंढते हैं जो पहले कभी किसी को पता ही नहीं थी। अफ्रीका के डिफरेंट पार्ट्स को खोजा गया, अमेरिकाज की खोज हुई, एशिया की डिफरेंट कंट्रीज़ को टारगेट करने के लिए वहाँ तक पहुँचा गया। बेटा बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में रॉ मटेरियल और चीप लेबर अब अवेलेबल हो गई थी इन कंट्रीज़ में। मैंने एक लाइन छोड़ दी क्या? चलो, तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल पावर थी यूरोप की, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो प्लेसेस हैं
जिनको हमने अभी अभी खोजा है एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, ये पोटेंशियल मार्केट बन सकती है हमारी फैक्ट्री मेड गुड का। साथ ही साथ हम यहाँ से रॉ मटेरियल ला सकते हैं और यहाँ से चीप लेबर भी हमें मिल सकती है। तो बेटा हमने देखा एक ऐसा टाइम यूरोप में जहाँ बिटर स्ट्रगल हो रहा है बहुत सारी यूरोपियन पावर्स के बीच में कि मैं इस कंट्री को कॉलोनी बनाऊंगा, मैं इस कंट्री के रॉ मटेरियल को यूज़ करूंगा, मैं करूंगा। अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूँ ना तो यहाँ पोर्तुगीज़ भी आए, यहाँ डच भी आए, यहाँ इंग्लिश भी आए और यहाँ फ्रेंच भी आए। पोर्तुगीज़ और डच तो बहुत लिमिटेड टाइम तक रहे, पर जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने गोवा को अपना जो गढ़ बनाया, तो ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों से पहले ये इंडिया आए और अंग्रेज़ों के बाद ये इंडिया से गए। तो पोर्तुगीज़ के लिए एक थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखेंगे कि पोर्तुगीज़ का जो इन्फ्लुएंस था वो तो लिमिटेड एरिया में था, पर अंग्रेज़ों के पहले ये इंडिया में आए और अंग्रेज़ों के बाद ये इंडिया में गए। फ्रेंच को लिमिट करके रख दिया था अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी वाले एरिया तक। डच बहुत ही पहले अपने आप को विड्रॉ कर देते हैं इंडिया से और अल्टीमेटली इंग्लैंड ही ऐसी कंट्री बचता है जो हमारी कंट्री के ऊपर रूल करता है। सो जैसे मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया कि एक अकेला बेचारा इंडिया और पोर्तुगीज़ भी यहाँ आए और डच भी यहाँ आए, फ्रेंच भी यहाँ आए और इंग्लिश भी यहाँ आए, और इन चारों का एक ही पर्पज़ था, टू यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करना है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है। तो ऐसे सिर्फ अकेले इंडिया के साथ नहीं हुआ, ऐसे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हुआ, सॉरी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ नहीं हुआ, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हुआ। फिर से मैं बोलूँगी, इन यूरोपियन पावर्स ने एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया है। तो हमने देखा एक टाइम ऐसा था जहाँ बिटर स्ट्रगल होता है यूरोपियन पावर्स के बीच में वीकर कंट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए। कहाँ की वीकर कंट्रीज़? अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। ग्रेजुअली जो यूरोपियन पावर्स थी वो स्ट्रॉन्ग होल्ड जमा पाई, पॉलिटिकल कंट्रोल जमा पाई, इकोनॉमिक कंट्रोल जमा पाई इन छोटी छोटी कंट्रीज़ के ऊपर, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के ऊपर। बड़ी कंट्रीज़ जैसे इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं थी बेटा, पर यहाँ पर देखा कि बहुत सारे किंग्स अलग अलग एरिया में रूल करते हैं जिनके बीच में इंटेंस राइवलरी है। तो अंग्रेज़ों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया, दो राजाओं को लड़वा कर खुद रूल किया, है ना। कई बार दो राजाओं की राइवलरी का फ़ायदा उठाते हुए एक को अपने साथ कर कर दूसरे को रास्ते से हटाया, फिर पहले को भी हटा दिया। ये जो कंट्रीज़ थी ये कॉलोनीज़ बन गई यूरोपियन पावर्स की। तो यहाँ पर जब हम छोटी कंट्री बोल रहे हैं तो साइज़ में छोटी कंट्रीज़ ही नहीं, कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी इनके कंट्रोल में आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियो ऐसा होता है कि अंग्रेज़ों को लगता है यहाँ तो हम रूल कर ही लेंगे, या फ्रेंच को लगता है कि यार इस राइवलरी का फ़ायदा हम उठा के यहाँ रूल कर लेंगे। ये जो कंट्रीज़ थी ये कॉलोनीज़ बन जाती हैं यूरोपियन पावर्स की। कॉलोनीज़ का मतलब रूलर अल्टीमेटली कहीं दूर बैठा होगा, ना अब आपके रॉ मटेरियल आपके होंगे, ना राजनीति आपकी होगी, सब कहीं दूर से कंट्रोल होगी, है ना। आप अंग्रेज़ों के लिए काम करने लग जाओगे, फ्रेंच के लिए काम करने लग जाओगे या डच के लिए काम करने लग जाओगे। वो प्रोमिनेंट पावर जिसने आपके ऊपर रूल करना स्टार्ट किया, फ्रांस ने आपके ऊपर रूल करना स्टार्ट किया, अब आपकी कंट्री के रिसोर्सेज फ्रांस के हो गए, आपकी इकोनॉमी फ्रांस की इकोनॉमी हो गई। जो मेन कॉलोनियल पावर थी उस टाइम की वो थी ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल। मेजर कॉलोनियल पावर कौन सी थी? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और पोर्चुगल। इम्पैक्ट क्या हुआ बेटा? जो इम्पीरियलिस्ट पावर थी उन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया कॉलोनीज़ को, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। राजनीति भी हमारे पास नहीं है, हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं भी हमारे पास नहीं है। इस वजह से जो कॉलोनीज़ थी वो बेचारी धीरे धीरे करके गरीबी की तरफ आगे बढ़ने लगी। ग्रेटली इम्पावरिज्ड, है ना, पूरी तरीके से वो गरीब होती गई, है ना, उनका पतन होता गया। उनकी जो इंडिजिनस इकोनॉमी थी वो पूरी तरह शटर कर गई, ख़राब कर गई, जो मतलब दिन पे दिन कंडीशन और बेकार होती गई, वर्स्ट होती गई। जो कॉलोनियल पावर थी दूसरी तरफ वो कंटिन्यूसली अपनी पावर और वेल्थ को बढ़ाती गई। अब हम पढ़ेंगे कैसे साम्राज्यवाद होता है साउथ एशिया में, इम्पेरियलिज्म इन साउथ एशिया। साउथ एशियन कंट्री कौन कौन सी हैं बेटा? इंडिया है, श्रीलंका है, चाइना, मलय, सिंगापुर, बर्मा, मतलब आज का म्यांमार, है ना,
ये ग्रेटली अट्रैक्ट करते हैं इम्पेरियलिस्ट पावर को। इंडिया में इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, श्रीलंका की जोग्राफी बहुत अच्छी थी, चाइना हो, मलय हो, सिंगापुर हो, ये ग्रेटली अट्रैक्ट कर रहे थे इम्पेरियलिस्ट पावर को, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट में अवेलेबल थे, जिनको इजीली अंग्रेज, फ्रेंच, डच एक्सप्लॉइट कर सकते थे। डच कौन है बेटा? पीपल ऑफ नेदरलैंड्स। तो मैंने डच डच बार बार लिखा है, नेदरलैंड्स नहीं लिखा था। देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैडम ने यहाँ डच किसके लिए बोला होगा, तो ब्रिटेन फ्रांस का नाम तो मैंने लिया था, पोर्चुगल का नाम भी लिया था, पर नेदरलैंड्स का नाम नहीं लिया था। नेदरलैंड्स की जगह मैंने क्या बोला था? डच। तो जो लोग होते हैं नेदरलैंड्स के, उन्हें क्या कहा जाता है? डच पीपल, है ना। बेल्जियम का नाम तो मैंने लिया ही नहीं था। चलो चलो चलो, तो अब इन लोगों को लगने लगा है कि भाई यहाँ पर अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, यहाँ की लेबर को, लार्ज पॉपुलेशन को हम इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट को भी यहाँ बेच सकते हैं। ये बायर बन जाएंगी, ये जो कंट्रीज़ होंगी ना, बर्मा हो, सिंगापुर हो, मलाय हो, चाइना हो, ये हमारी प्रोडक्ट की बायर बन जाएंगी। मतलब अच्छा खासा गुड हम यहाँ खपा सकते हैं, बेच सकते हैं, और ये हमें चीप्स लेबर भी देंगी। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी, चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अच्छा था, तो लेबर इजीली अवेलेबल थी इन अंग्रेज़ों के लिए, फ्रेंच के लिए, है ना। मतलब जो भी आपका कॉलोनाइज़र होगा वो अगर कोई फैक्ट्री इंडिया में डाल दे या मलाई में डाल दे या सिंगापुर में डाल दे, तो लेबर की कोई कमी होगी क्या? बिल्कुल नहीं, लेबर इजीली अवेलेबल होगी। मोर ओवर, ये जो कंट्रीज़ थी उनमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी, तो इम्पीरियलिस्ट पावर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ कॉलोनी बनाना का काम। उस आपकी इकोनॉमी भी उसने धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर ली, आपकी पॉलिटी भी अपने कंट्रोल में कर ली। हमारे इंडिया की मेजर पॉलिसी यही तो थी कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो फेल कर जाता है, वीक कर जाता है, छोटे छोटे डिफरेंट किंगडम बन जाते हैं, और ये जो डिफरेंट रूलर्स होते हैं अलग अलग छोटे छोटे किंगडम के, ये आपस में लड़ते रहते हैं। अंग्रेज़ों को बहुत सूटेबल अपॉर्चुनिटी दिखी, आपस में लड़ा और रूल खुद। जो डच और पोर्तुगीज़ थे वो एक्ट ट्रेडर की तरह किसी भी कंट्री में जाते, और ऐसे ही ये इंडिया भी आए थे। जो डच और पोर्तुगीज़ थे ये पहली बार इंडिया में आते हैं ट्रेडर की तरह। हर कंट्री में ये जाते पहली बार ट्रेडर की तरह ही थे, फिर ये उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। पहले उसकी पॉलिटी पे शिकंजा कसते हैं, उसकी इकोनॉमी पे शिकंजा कसते हैं, फिर धीरे धीरे उस पर पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स मतलब फैक्ट्रीज बनाई। इसके बाद फ्रेंच और ब्रिटिश आए और इन दोनों के बीच में बिटर राइवलरीज हुई, है ना। फ्रेंच और ब्रिटेन ये दुनिया भर में हमेशा हर जगह ही लड़ते थे बेटा, इंडिया में भी इनके बीच में राइवलरी हुई, क्योंकि ये दोनों ही इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते थे। जो इम्पीरियलिस्ट पावर थी धीरे धीरे करके उन्होंने पार्टीशन कर लिया पूरे साउथ एशिया का। अच्छा मलय ये तू रख ले, सिंगापुर ये मैं रख लेता हूँ, इंडिया इसको दे देते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कंट्रीज़ को बांटना चालू कर दिया। सून जल्दी ही जो इम्पीरियलिस्ट पावर थी वो पार्टीशन कर देती पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ का एज देयर कॉलोनीज़ में, एक्स तेरा वाई मेरा जेड इसका, इस तरीके से। जो ब्रिटेन था वो डोमिनेंट पावर बन जाता है इंडिया, हांगकांग और बर्मा में। ब्रिटेन कौन से 3 एरियाज़ को कंट्रोल करता है? इंडिया, हांगकांग और बर्मा। हम पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी एशियन साउथ एशियन कंट्री की बात कर रहे हैं। तो साउथ एशियन कंट्री में ब्रिटेन कहाँ कहाँ डोमिनेंट रोल में होता है? इंडिया, हांगकांग, बर्मा, ठीक है। उसके बाद लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये किसके पास होते हैं? फ्रेंच। इंडिया, हांगकांग, बर्मा किसके पास है? ब्रिटेन, ब्रिटिश रूल इनके ऊपर है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम किसके पास है? फ्रेंच के पास। इंडोनेशिया और उसके आसपास की जो छोटे छोटे एरियाज थे उन्हें कंट्रोल करते हैं डच, हैं, एंड वर कॉल्ड डच ईस्ट इंडीज़। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। इंडिया, हांगकांग, बर्मा ब्रिटिश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम फ्रांस, इंडोनेशिया और सराउंडिंग कॉलोनीज कंट्रोल्ड बाय डच कॉल्ड डच ईस्ट इंडीज़। फिलीपींस को स्पेन ने ऑक्यूपाई किया था, मलय को पोर्चुगल ने, श्रीलंका को भी पोर्चुगल ने, है।
नहीं, श्रीलंका वॉज कंकर्ड बाय पोर्चुगल, नेदरलैंड एंड ब्रिटेन, और फाइनली लास्ट तक रूल करता है श्रीलंका पे ब्रिटेन। चलो क्लियर है। फिलीपींस किसके पास था? स्पेन के पास था। मलय पोर्चुगल के पास था। श्रीलंका को कंकर पोर्चुगल ने भी किया, नेदरलैंड भी किया और ब्रिटेन ने भी किया, पर ज़्यादा तक रूल ब्रिटेन ने किया। और बेटा ये जितनी भी कॉलोनीज़ थी ना, इन्होंने बहुत लंबे समय तक ब्रिटर स्ट्रगल किया अपनी आज़ादी के लिए, और तभी ये आज़ाद कंट्री बन पाई। बेटा हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया था 1857 में, मंगल पांडे झांसी की रानी, आपको याद होगा, और फाइनली हमें आज़ादी मिलती है 1947 में। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, आज़ादी मिलती है 1947 में, मतलब लगभग 100 साल तो हमने भी आज़ादी के लिए लड़ाई की। फिर से ध्यान से सुनो, ये जितनी भी कॉलोनीज़ थी, भले ही वो स्पेन की हों, पोर्चुगल की हों, ब्रिटेन की हों, सब कॉलोनीज़ के जो लोग थे वो आज़ादी चाहते थे। आज़ादी के लिए बहुत लंबे टाइम तक ये लोग लड़ते रहे और एट दी ये फ्री कंट्री बन गई, वापस से आज़ाद हो गए। So students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.